हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 के तहत तैयारी हिंदी मीडियम के लिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर से हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, उन सभी को देखेंगे। इस सीरीज को बेसिकली मैंने शुरू किया था 1 जून 2022 से, और मुझे उम्मीद है कि आप पीछे के सभी वीडियोस को देख रहे होंगे। प्रीलिम्स फैक्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं डेली बेसिस पे ये डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट आज के सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद है आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर करते हो, एनालिसिस करते हो, नोट्स बनाते हो। तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक तो उसका रिवीजन भी हो जाता है और दूसरा कि अगर वो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं है तो फिर आप उसे नोट डाउन कर लेते हो। इस सीरीज का बेसिकली यही एम है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला पॉइंट है कि मोढेरा सूर्य मंदिर, इसको देखेंगे आज। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले औपचारिक भाषण में उल्लेखित 4 आदिवासी विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय ध्वज संहिता 2022, स्वदेश दर्शन योजना 2.0, रूस यूक्रेन अनाज सौदा, हिम तेंदुए द्वारा अपने शिकारों की आबादी का नियंत्रण, ये सब पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज कांगो धान गहनता प्रणाली, एन ट्रीट तकनीक, लंपी त्वचा रोग और भारत जापान समुद्री साझेदारी अभ्यास, ये टोटल 11 पॉइंट्स आज के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला पॉइंट है मोढेरा सूर्य मंदिर। तो बेसिकली इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित किया जाएगा। मोढेरा सूर्य मंदिर भारत के गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में स्थित सूर्य देवता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो इसीलिए चर्चा में है कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है इसमें खास बात, यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। इसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 से 27 ईस्वी के बाद बनाया गया था। मंदिर के सामने एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, जो शायद भारत का सबसे भव्य मंदिर तालाब है। हर साल विश्व के समय, जो इक्विनॉक्सेस होता है के समय, सूर्य सीधे मंदिर के इस केंद्रीय कक्ष में चमकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये तस्वीर देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे वायरल होता है। यही वो मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। इसी के तर्ज पे विकसित किया जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हमारा आज का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले औपचारिक भाषण में उल्लेखित 4 आदिवासी विद्रोह। और ऐसे भी आदिवासी विद्रोह पे बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संथाल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है हमें। संथाल विद्रोह को, संथाल विद्रोह 1855-56 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ वर्तमान झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। ये 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह, इस पे आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए। 4 भाई थे ये, सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव। यहाँ पे फोटो है सिद्धू और कान्हू का। इसके बाद इन्होंने चर्चा किया पाइका विद्रोह का। पाइका विद्रोह 1817 पाइका उड़ीसा के राजाओं द्वारा पारंपरिक रूप से भर्ती किए गए सैन्य अनुचरों का एक वर्ग था। मुख्य रूप से पाइकाओं को उनकी भूमि जोत से बेदखल किए जाने पर इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। खुर्दा के निर्वासित राजा के सरोज सेनापति बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमार बार राय ने कोंधो के विद्रोह में शामिल होने के लिए पाइकाओं की एक सेना का नेतृत्व किया था। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा से ये संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पाइका विद्रोही 2018 में इन पे ये निकाला गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कोल विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र के कोल आदिवासियों ने वर्ष 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ भी विद्रोह का कारण गैर आदिवासी बसने
वालों द्वारा आदिवासी भूमि और संपत्ति का क्रमिक अधिग्रहण था, जिन्हें नए भूमि कानूनों द्वारा सहायता मिली थी। इसका नेतृत्व बुद्ध भगत जोआ भगत और मदार महतो सहित अन्य लोगों ने किया था। तो कोल विद्रोह ये भी झारखंड हो गया, छोटा नागपुर का क्षेत्र, यहाँ पे ये देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भील विद्रोह, इसकी भी चर्चा की 1818 ईस्वी। महाराष्ट्र के खाना बदोश क्षेत्र में भील क्षेत्र में अंग्रेज की घुसपैठ के बाद वर्ष 1818 में नए शासन के तहत शोषण के डर से आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का नेतृत्व उनके नेता सेवाराम ने किया था। ब्रिटिश सैन्य शक्ति का उपयोग करके इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। ये वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारतीय ध्वज संहिता 2022। राष्ट्रीय ध्वज अब दिन और रात फहराया जा सकता है यदि इसे खुले में या किसी आम नागरिक के घर पर फहराया गया हो। पहले इसे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब दिन रात जब मन करे तब फहरा सकते हैं। ध्वज संहिता में किए गए पिछले संशोधन। भारत की मूल ध्वज संहिता 1947 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था। लास्ट टाइम क्या था इसमें, तो इस संशोधन के द्वारा झंडा प्रदर्शित करने या फहराने जाने संबंधी स्थानों की परिभाषा का विस्तार किया गया था। हालांकि इस संशोधन में ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रीय ध्वज के विवरण से संबंधित अंश को नहीं छेड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आम नागरिक अपने घरों कार्यालय स्थानों पर 24 घंटे दिन और रात राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ये भी हाल ही में कार्यक्रम हुआ था ना, हर घर तिरंगा हर दरवाजे तिरंगा कार्यक्रम। हर घर तिरंगा यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान है। इसके तहत लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घर में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सरकारी भवनों, निजी कार्यालयों और आवासों को कवर करने का प्रस्ताव किया जाता है। आर्टिकल 51A में संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये लिखा गया है मूल कर्तव्य में, इनकी संख्या 11 है। ध्वज का उपयोग करने के संदर्भ में कुछ कानून हैं। संप्रतीक और नाम, अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950, एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। दूसरा है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर जानिए। 3:2 रेशियो इसका होता है, 2 चौड़ाई और 3 लंबाई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नैरेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग। अशोक चक्र जो है ये व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्मा है। चक्रा इंटेंडेड टू शो देयर इज़ अ लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्ट्रैंगेशन, मतलब यही है। फिर इसके अलावा ये सैफरन कलर डिनोट्स रीन्यूमिनेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस। वाइट कलर है शोज लाइट द पाथ ऑफ ट्रूथ टू गाइड आवर कंडक्ट। ग्रीन कलर शोज आवर रिलेशन टू सॉइल एंड प्लांट। Evolution of national flag. Present flag is based on the Swaraj flag, a flag of the Indian National Congress designed by पिंगली वेंकैया। ये पहले के पुराने के हमारे ये झंडे हैं। 1906 में ये था वंदे मातरम वाला अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया 1906। फिर 1907 में ये हुआ वंदे मातरम। द बर्लिन कमेटी फ्लैग फर्स्ट रेज्ड बाई भिकाजी कामाई 1907। 1917 में ये था। द फ्लैग यूज ड्यूरिंग द जो है होम रूल मूवमेंट, ये 1917 में। फिर 1921 में ऐसा हुआ चरखा वाला। द फ्लैग अनऑफिशियली अडॉप्टेड 1921। 1931 में ऐसा था। द फ्लैग अडॉप्टेड इन 1931। दिस फ्लैग वाज आल्सो द बैटल ऑफ इन साइन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। और 1947 में ऐसा है द प्रेजेंट ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कॉन्टेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना में सुधार किया है। संशोधित योजना के प्रमुख बिंदु को देखते हैं एक बार। संवहनीय और जिम्मेदार पर्यटन विकसित करना, बेंचमार्क और मानकों का विकास, घरेलू पर्यटन को मुख्य रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ावा देना। राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को नामित करेगी। पहले पर्यटन मंत्रालय ऐसा करता था। 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है ये। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, तो स्वदेश दर्शन स्कीम को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में देश में विषय आधारित पर्यटन
पथ विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। यह परियोजना घटकों के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों कॉरपोरेट क्षेत्र की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के तहत स्वच्छ वित्त पोषण का लाभ उठाने का भी प्रावधान है। इसमें इस अलग अलग परियोजनाओं की फंडिंग अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी और कार्यक्रम प्रबंधन सलाहकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो GDP में योगदान के मामले में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पर्यटन 10वें स्थान पर है। इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में GDP में 6.8% और सृजित कुल रोजगार का 8% योगदान है। भारत में विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध स्थल 40 स्थल, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। भारत द्वारा हाल ही में हरित और डिजिटल पर्यटन पर ध्यान केंद्रित और करते हुए मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति पेश की गई। इसके मुख्य बिंदु थे: पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, MSME से संबंधित हरित डिजिटल गंतव्य प्रबंधन कौशल और पर्यटन से संबंधित सहायता पर ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले नमस्ते भारत, अतुल्य भारत, प्रसाद योजना, ये सब आप इसको देख लेना एक बार। आगे बढ़ेंगे। रूस यूक्रेन अनाज सौदा। कॉन्टेक्स्ट है कि यूक्रेन और रूस ने मिरर सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कीव को काला सागर के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। महत्व क्या है? इस समझौते से वर्तमान में युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसा हुआ लाखों टन अनाज को निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों को भूखमरी के खतरे में डाल दिया है। तो ये हुआ है रसिया यूक्रेन ग्रेन डील। रसिया विल अलाउ शिपमेंट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन्स थ्रू द Black Sea. The ships will be inspected by Turkey to allay any apprehension about arms smuggling. Today there is a beacon on the Black Sea, a beacon of hope, a beacon of possibility, a beacon of relief. ये बोला है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूक्रेन रसिया ग्रेन एक्सपोर्ट डील, कीव एंड मॉस्को साइन ideals that will let Ukraine restart grain exports from its Black Sea ports, raising hopes that a global food crisis inflated by Russian invasion will ease. तो ports to be opened for grain transfer। ये रसिया आप देख सकते हो मैप में, इसको ध्यान से। ये ब्लैक सी है, यही रास्ता है। यहाँ पे ये जगह हो गया, क्रीमिया है ये। तो मैप का तो ज़रूर यूज किया करो। हिम तेंदुआ द्वारा अपने शिकारों की आबादी का नियंत्रण। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड अपने शाकाहारी शिकार प्रजातियों साइबेरिया आइबेक्स और नीली भेड़ की आबादी को नियंत्रित करता है। अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं? यदि शिकार की प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों का उपयोग किया जाता है तो हिम तेंदुए का पता लगाने की संभावना अधिक होती है। संकेतक प्रजातियां एवं प्रमुख प्रजातियां। हिम तेंदुए खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण उस पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। खतरा क्या है? प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की कमी, मनुष्यों के साथ संघर्ष के कारण उनकी जवाबी हत्या और इसके फर और हड्डियों का अवैध व्यापार। पर्यावरण। हिम तेंदुए 2200 मीटर से 500 मीटर के बीच ऊंचाई वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों या गैर वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्यावास सहसा नियोजक जैसे बंजर क्षेत्र, घास का मैदान, पहलू, ढलान और पानी से दूरी हिम तेंदुए के साथ साथ इसकी शिकार प्रजातियों के लिए आवास उपयोग के महत्वपूर्ण चालक हैं। संरक्षण प्रयास। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2013, हिमल रक्षक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम 2020, सुरक्षित हिमालय, ये भी एक वित्तपोषित कार्यक्रम। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की वसूली के लिए कार्यक्रम। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, ये शुरू किया गया पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग द्वारा। तो ये सारी चीज़ें स्नो लेपर्ड के बारे में आप और समझ सकते हैं। ये हैं, ये वल्नरेबल है। शेड्यूल 1 स्पीसीज ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फीचर इट इज़ एन इल्यूसिव माउंटेन कैट्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। हेमीज NP इज़ नोन फॉर प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ स्नो होंगे।
इसके प्रे स्पीसीज में ये है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नो लेपर्ड रसिया, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सब मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब है। और ब्लू शिप और साइबेरियन आइबॉक्स ये इनके प्रे हैं, मतलब शिकार वाले। कांगो को लेके क्या चर्चा हो रही है? कॉन्टेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे बड़े पुराने वर्षा वनों में से कांगो तेल निवेश के लिए नया गंतव्य बनने के लिए बड़ी मात्रा में पीटलैंड और वर्षा वन की नीलामी कर रहा है। खतरा क्या है इससे? तेल और गैस ब्लॉक। बिरुंगा नेशनल पार्क दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गोरिल्ला अभयारण्य के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पीटलैंड तक फैले हुए हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन भंडारण करते हैं। ये पीटलैंड कार्बन को वातावरण से बाहर रखते हैं। जलवायु संकल्पों का पर पीछे हटना। जलवायु शिखर सम्मेलन में कांगो ने अपने वर्षावन, जो विशाल कांगो बेसिन का हिस्सा है, की रक्षा के लिए 10 साल के समझौते का समर्थन किया था। ये वर्षावन आकार में केवल अमेजन के बाद दूसरे स्थान पर है। वनों को बचाने के एक प्रमुख समर्थक नॉर्वे अधिक तटीय ड्रिलिंग की योजना के साथ साथ तेल उत्पादन बढ़ा रहा है। तो ये काफ़ी चर्चा में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही दुनिया को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने का संकल्प लिया था, हाल ही में सऊदी अरब गए, जहां उन्होंने अधिक तेल उत्पादन की आवश्यकता के मुद्दे को उठाया है। तो कांगो को लेके ये सारे पढ़ लेना वीडियो को रोक के। अर्थ्स सेकेंड जो है ग्रीन लंग है ये, द कांगो बेसिन। रेन फॉरेस्ट कवर्स अबाउट 240 मिलियन हेक्टेयर अक्रॉस 8 नेशंस, क्रूशियल टू क्लाइमेट। इट absorbs the same annual amount of carbon as Africa emitted from fossil fuel used each year. In 2010s, the forests support hundreds of millions of people across Africa. The forest generates rainfall as far as the Ethiopian highlands, swamp forest, closed canopy forest and forest agriculture, mosaics, विरुगुना नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें हैं इसमें, आप देखोगे तो समझ में आएगा। ये इक्विलेटरल गुयाना, लोप रिसर्च स्टेशन गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये यांगबी रिसर्च स्टेशन एट द हार्ट ऑफ द बेसिन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, वास्ट कार्बन स्टोर स्पैनिंग 40 मिलियन हेक्टेयर्स। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये, इसको समझना आप जरूर। धान गहनता प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को धान की खेती की मेडागास्कर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पहली बार कहाँ विकसित किया गया था। इसमें 15 से 20% भूजल की बचत और चावल की उत्पादकता में सुधार की संभावना होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पद्धति में कम पानी, कम बीज और कम रसायनों के साथ पारंपरिक चावल की खेती के बराबर या अधिक उत्पादन होता है। धान गहनता प्रणाली कम उपजाऊ मिट्टी सहित सभी प्रकार की मिट्टी में उपयुक्त है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में दोगुनी रोपाई की जा सकती है। तो ये इसके कुछ प्रोसेस हैं। सीडिंग्स गेट ट्रांसप्लांटेड एट द मच यंगर एज। इसको पढ़ना आप पूरा वीडियो को रोक के, ठीक है। ओनली सिंगल सीडिंग्स इन अ स्टेड ऑफ अ हैंडफुल ऑफ सीडलिंग्स गेट प्लांटेड इन ईच हिल। फिर ये है इंटरमिटेंट वाटर एप्लीकेशन टू क्रिएट वेट। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देखना जरूरी है, वीडियो को रोक के खुद से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। एंट्रिट तकनीक। कॉन्टेक्स्ट है IIT बॉम्बे अपनी नई एंट्रिट टेक्नोलॉजी से मुंबई के सीवेज के उपचार में मदद करेगा। एंट्रिट अपशिष्ट उपचार के लिए 7 चरणों वाली प्रक्रिया है, जिसमें स्क्रीन, गेट, सिल्ड ट्रैप, छानने के लिए नारियल के रेशों के पर्दे, सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करके कीटाणु शोधन किया जाता है। पहले चरण में प्लास्टिक के कप, कागज के बर्तन, पॉलीथीन बैग, सैनिटरी नैपकिन या लकड़ी जैसी तैरती हुई वस्तुओं को प्रवेश करने के लिए स्क्रीनिंग शामिल है। दूसरे चरण में गाद जल के निर्माण का प्रस्ताव, जो अवसादन के लिए नाले के तल पर एक झुकाव और पार्किंग स्पॉट बनाता है। अगले 3 चरण नारियल फाइबर पर्दे के रूप में बायोजोन की स्थापना, जो फिल्टर के रूप में कार्य करेंगे और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करने के लिए बायोफिल्म्स के विकास को बढ़ावा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवेज उपचार के अंतिम चरणों में पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करके कीटाणु शोधन शामिल होगा। ये बहुत चर्चा में लंपी स्किन डिजीज़, इस पे अलग से मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पे, देख लेना।
गांठदार त्वचा रोग, लंपी त्वचा स्किन, मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्स विरिडे परिवार के वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जिसे निथलिंग वायरस भी कहते हैं। एक वायरल बीमारी है जिसे गोवंशीय पशु भैंस दीर्घकालिक रुग्णता का शिकार हो जाते हैं। इसके सिम्टम हैं, ये पशुओं के पूरे शरीर में विशेष रूप से सिर, गर्दन, अंगों, थन, मादा मवेशी के स्तन ग्रंथि और जननांगों के आसपास 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठ के रूप में दिखाई देता है। ये गांठ बाद में धीरे धीरे एक बड़े और गहरे घाव का रूप ले लेती है। संचरण, ये बीमारी मच्छरों, मक्खियों और जूओं के साथ साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलती है। LST, लंपी स्किन डिसीज, वायरस बिना किसी कीटवाहक की आवश्यकता के सीधे संचरण के साथ संभवतः सांस द्वारा और निश्चित रूप से संक्रमित सामग्री, संक्रमित व्यक्तियों, मनुष्य से मनुष्य, प्रयोगशाला से प्राप्त संक्रमण के सीधे संपर्क में आने वाले मनुष्यों को संक्रमित करने में ये सक्षम है। तो लंपी स्किन डिसीज काफ़ी चर्चा में है, इस पर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस डिटेल वीडियो को ज़रूर देखना। आगे बात करते हैं भारत जापान समुद्री साझेदारी अभ्यास। कॉन्टेक्स्ट है कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX आयोजित किया गया। उद्देश्य इस अभ्यास का अंतःक्रियाशीलता और सुव्यवस्थिता और संचार प्रक्रियाओं को बेहतर करना। विशेषता है INS सुकन्या, भारतीय महाकाव्यों की उल्लेखनीय महिला के नाम पर भारतीय नौसेना का एक अपतटीय गश्ती पोत में जो है इसमें भाग लेगा। जापान के साथ कुछ अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज में जैसे जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास GMEX और मलावर अभ्यास, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। अन्य देशों के साथ समुद्री अभ्यास में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती, इंडो थाई कारपेट, कोंकण शक्ति UK, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स, जैर अल बहर कतर। तो इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने देखा 26 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे द हिंदू से, उनको कवर किया। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और 1 जून से सारे वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज करिए। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स इतना कैसे ऐसा हो गया है, एकदम अनएक्सपेक्टेड टाइप का, तो यही रीज़न है। आप ये सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ते रहोगे डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाएगा। इस सीरीज का बनाने का एकमात्र लक्ष्य है रिवीजन, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर करते हो, रिवाइज करोगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC या फिर UPSC का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।